दिवाकर जी को लकवे का अटैक हुआ तो वो चारपाई पर लग गए और बिस्तर गंदा कर देते। तो उनकी बहू उन्हें बातें सुनाने लगती कि बुढ़े ने घर में गंद फैलाया हुआ है। एक दिन अपने पति से कहा कि पिताजी को उठाकर बाहर फेंको, वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी। तो पति कहने लगा, मैं 1-2 दिन में पिताजी को इलाज का बहाना बनाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लूं, फिर इन्हें बाहर फेंक दूंगा। ये सब दिवाकर जी ने सुन लिया और अगले दिन उन्होंने पेपर्स पर साइन कर दिए। तो बेटे ने उठाकर उन्हें जोर से बाहर पटक दिया और खुशी खुशी अंदर आया तो उसके होश उड़ गए। जब पत्नी के हाथों में, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे पिता की हरकतों से। खुद तो तुम सुबह सवेरे काम पर निकल जाते हो, रात तक वापस आते हो, मुझसे तुम्हारे पिता के गंदे बिस्तर नहीं धोए जाते। इसकी कोई व्यवस्था करो, वरना उनकी चारपाई घर से बाहर निकाल कर फेंक दो। फिर उन दोनों की लड़ाई और झगड़े की आवाज़ें आ रही थीं। दिवाकर जी अपने बिस्तर पर लेटे थे और आंसू बहा रहे थे। ये तो रोज़ का तमाशा सा बन गया था। माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं या किसी बीमारी के कारण लाचार हो जाएं तो संतान का भी असल रंग सामने आ जाता है। दिवाकर जी को लकवे का अटैक हुआ था और जब से लकवे का अटैक हुआ था वो बिस्तर से लग गए थे, वरना तो इस बुढ़ापे में भी वो घर के और बाहर के कई काम कर दिया करते थे। पत्नी के देहांत के बाद जल्दी बेटे की शादी कर दी थी ताकि घर सही से चल सके, लेकिन बहू बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आते ही सबसे पहले तो उसने उनके बेटे मोहित को अपने हाथों में लिया था और वो पत्नी से पूछे बगैर कुछ नहीं करता था। दिवाकर जी दुकान पर अपने बेटे के साथ जाते थे, लेकिन मोहित जल्दी वापस आ जाता था क्योंकि उससे ज़्यादा काम नहीं होता था। दिवाकर जी की ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ने लगी थी। घर आते तो बहू घर के कामों का कहने लगती, पिताजी फला चीज़ मोहित बाजार से लाया ही नहीं था, ऐसा करें आप ला दे। वो बेचारा बहू के लिए घर का सामान ला कर दे देते। फिर वो खाना बनाती और अक्सर नमक और मिर्च को तेज़ कर देती। दिवाकर जी कहते भी थे और कई बार कह चुके थे कि बेटा नमक मिर्च कम रखा करो, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत रहता है। वो रोज़ाना ब्लड प्रेशर की 2 गोलियां खाता था, लेकिन सपना को तो ससुर से भगवान जाने कौन सा बैर था। चाहती थी कि ये भी मर जाए ताकि वो घर पर अकेली राज करे, उसके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि दिवाकर जी बहुत जल्दी उठ जाते थे। शुगर के मरीज भी थे, इसलिए सपना को उठकर नाश्ता बनाना पड़ता था और वो चाहती थी कि देर तक सोती रहे। वैसे तो घर में ज़्यादा कोई काम नहीं था। दिवाकर जी की आदत भी तंग करने की नहीं थी, बस यही कहते थे कि अगर तुम दोनों को नमक मिर्च तेज़ खाना पसंद है तो मेरे लिए कुछ फीका बना दिया करो। लेकिन सपना किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। तेज़ मसालों वाले खाने बनाती और कहती, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, घर की साफ़ सुथराई भी मुझे करनी पड़ती है। जबकि घर बहुत बड़ा नहीं था, आधे घंटे में पूरा घर साफ़ हो जाता था। कपड़े भी मशीन में धुलते थे और बर्तन ज़्यादा होते नहीं थे। पूरा दिन वो घर में अकेले होती थी, अपनी मर्जी से उठती थी, बैठती थी, जो दिल चाहता करती। शाम को खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल पर मटर गश्ती के लिए निकल जाते। दिवाकर जी अपनी चारपाई पर लेट जाते, लेकिन तेज़ मिर्च के खाने के कारण उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अक्सर उन्हें रात में ब्लड प्रेशर की दवाई दोबारा खानी पड़ती। कभी ऐसा लगता कि उनके सिर से आग निकल रही है, कभी लगता कि दिमाग चकरा रहा है। जब भी वो पास के डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते तो दिवाकर जी से कहता कि आप खाने में नमक मिर्च कम खाया करें, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और इतना हाई ब्लड प्रेशर हर समय रहना बहुत हानिकारक है। या तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है या फिर लकवे का अटैक हो सकता है। दिवाकर जी बहुत परेशान हो जाते। कई बार बेटे से कह चुके थे कि अपनी पत्नी को समझाओ कि मुझे ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने मत दिया करे, लेकिन बहू तो जैसे एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। उसे किसी बात से कोई परवाह नहीं थी कि दिवाकर जी बीमार हो जाएंगे। ये तेज़ मिर्च मसाले के खाने खाकर उन्हें कोई ख़तरनाक बीमारी का अटैक हो सकता है। वो तो चाहती थी कि बुढ़े से जान छूटे, लेकिन ज़िंदगी मौत तो भगवान के हाथ में है, इंसानों के पास नहीं। वो और भी ज़्यादा तेज़ मिर्चें डालती थी, यहाँ तक कि मोहित भी उससे कहता कि आज तो खाने में बहुत तेज़ मिर्चें हैं, मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। और पिताजी तो वैसे भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं। वो कहने लगी, एक तो पता नहीं मैं किन बीमार लोगों के बीच में फंस गई हूँ, मुझसे नहीं खाए जाते फीके खाने और ना ही मैं तुम्हारे पिता के लिए अलग खाना बना सकती हूँ। महेश ज़्यादा रोक टोक नहीं करता था। कई कई दिन घर पर झाड़ू पोछा नहीं लगता था, घर गंदा पड़ा रहता था। लेकिन मोहित ने कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि तुमने घर को साफ क्यों नहीं किया। दिवाकर जी ये ज़रूर कह देते थे कि 3 दिन से घर में मिट्टी पड़ी हुई है, ये नहीं होता कि साफ सफाई ही कर दी जाए। सपना को ससुर की ये बातें बहुत चुभती थी। कहती थी, मैं तुम्हारे पिता की नौकर नहीं हूँ, अपने पिता को समझा दो, घर पर काम वाली रख ले, अगर उन्हें हर समय चमकता हुआ चाहिए। मैं इंसान हूँ, कितने काम कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होते इतने सारे काम।
मोहित बजाय पत्नी को समझाने के उल्टा अपने पिता को ही चुप करवा देता कि पिताजी सपना अकेली होती है, सारे काम उसके सर पर हैं, या तो कोई काम वाली रखवा दे या फिर जैसे वो करती उसे करने दे। वो ये सुनकर चुप हो जाते और वो खुद सफाई करने लग जाते। लेकिन सपना घर को बिखरा हुआ रखती थी, कपड़े कहीं, तौलिया कहीं, पानी का गिलास कहीं, पानी की बोतल पड़ी होती थी। उसे कुछ भी होश नहीं होता था, बस अपने मोबाइल पर लगी रहती थी, गेम खेलती रहती थी या फिर अपने मायके वालों से मैसेज और फ़ोन पर बातें करती रहती थी। दिवाकर जी ने घर में खाना खाना छोड़ दिया। पड़ोस में उनकी पत्नी की एक सहेली रहती थी जो कि दिवाकर जी को अपना भाई कहती और समझती थी। उससे दिवाकर जी ने कहा, बहन अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो जो खाना तुम अपने पति के लिए फीका सा बनाती हो मुझे भी वही दे दिया करो। मेरी बहू बहुत तेज़ मिर्च मसाले डालती है जिसके कारण मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा है। वो कहने लगी, कोई बात नहीं भाई, मैं आपको रोज़ खाना भिजवा दिया करूँगी। वो औरत रोज़ाना अपने पोते के हाथ दाल सब्ज़ी दिवाकर जी को पहुँचा देती थी और रोटी उनकी बहू बना देती थी। वैसे तो उनकी बहू को खुश होना चाहिए था क्योंकि ससुर की जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसने क्या किया कि पड़ोसी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि तुम कौन होती हो मेरे ससुर को खाना भेजने वाली? आखिर वो तुम्हारा क्या लगता है? कौन सा ऐसा पुराना प्यार है कि तुम मेरे ससुर को खाना भेजने लगी हो? वो औरत तो ये सुनकर शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मुझे बहन कहते हैं और मैं उनको भाई। वो कहने लगी, ऐसे बहन भाई मैंने बहुत देखे हैं, तुम कौन से मेरे ससुर की सगी बहन हो? तुम अपने पति के होते हुए प्यार की पेंगे पड़ोस के बुड्ढे के साथ बढ़ा रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बस थोड़ा टाइम लगा था कि सपना उस औरत को गली में बदनाम करने लगी थी। उसने रोते हुए दिवाकर जी से कहा कि आज के बाद मैं आपको खाना नहीं दे सकती, आपकी बहू ने तो मुझे बदनाम करके रख दिया है। मैंने तो हमेशा आपको भाई समझा था और भाई समझकर ही आपको खाना दे रही थी, लेकिन आपकी बहू ने तो मुझे बदनाम करके रख दिया। मोहल्ले वाले मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे हैं। इस बुढ़ापे में मैं अपने चरित्र पर कोई भी बदनामी का धब्बा नहीं लगा सकती। ये कहकर पड़ोसन ने भी उन्हें जवाब दे दिया। उस दिन दिवाकर जी ने अपने बेटे को बहुत बातें सुनाई। कहने लगे कि ना तो तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, ना इसे मेरा एहसास है, और एक अगर मैंने पड़ोस में रहने वाली औरत को बहन समझकर कह दिया कि मुझे फीका खाना बना दे तो तुम्हारी पत्नी ने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। क्या इसे शर्म नहीं आती? इस बुढ़ापे में क्या मैं ये बातें सुनने के लिए रह गया था? मोहित ने सपना की तरफ देखा तो कहने लगी, तुम्हारे पिता को शर्म नहीं आती? अरे सारे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर रहे थे, ये मेरे होते हुए ये पड़ोसियों से मांग मांग कर खाना खाते हैं। सब लोग कह रहे थे कि मैं बूढ़े ससुर को भी नहीं संभाल सकती, इन्हें खाना नहीं दे सकती। इन्हें क्या पता वो पड़ोसन दूसरे के घरों में जा जाकर मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। ये कहते हुए सपना ने झूठ मूठ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और मोहित का दिल पसीज के रह गया। कहने लगा, पिताजी आप भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं। अरे मेरी पत्नी आपका क्या ख्याल नहीं रखती? आपको कपड़े धुले मिलते हैं, इस्त्री किए मिलते हैं, घर साफ मिलता है, खाना बना हुआ मिलता है। बस यही है ना कि वो थोड़ा सा मिर्च मसालों वाला खाना बना देती है, फीका नहीं बनाती तो क्या हुआ? आप डॉक्टर से दवाई लेकर खा तो रहे हैं। भगवान के लिए पिताजी मेरी पत्नी को बदनाम ना करें। मोहित को तो बस अपनी पत्नी ही सच्ची लगती थी। आंसू बहाकर सपना अपने कमरे में जा चुकी थी और फिर मुस्कुराने लगी। उसे हर हाल में अपने ससुर को जान से मारना था और यही एक तरीका था जिससे वो मुजरिम भी नहीं बनती और ससुर की जान भी चली जाती। और पता यही लगता कि ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण ससुर को हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका सब कुछ किया कराया गलत पड़ जाएगा। अब तो उसने आटे में भी नमक डालकर गूंदना शुरू कर दिया था। नमक वाली नमकीन रोटियां और फिर तेज़ मिर्च मसाले वाला खाना खाने के बाद दिवाकर जी की तबीयत ख़राब होने लगी थी। वो बेचारे बार बार मोहित से कहते कि ऐसा करो कि मेरे लिए कोई काम वाली रख दो जो खाना बना दिया करे, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मेरे सर में दर्द रहने लगा है, कभी कभी तो लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। लेकिन मोहित कहने लगा, आपने दुकान पर जाना भी छोड़ दिया है, मुझसे इतना काम नहीं होता कि चार चार नौकर रखूं। और अंदर बैठी सपना ने तो शुक्र किया था कि बुढ़े की तबीयत बिगड़ने लगी है, भगवान करे ये मर जाए। लेकिन सपना की इच्छा उल्टी पड़ गई थी। एक रात दिवाकर जी का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें लकवे का अटैक हो गया और बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। सुबह तक उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, मुंह से खून बह रहा था। जब सपना ने देखा तो दिल ही दिल में खुश हो गई कि अच्छा हुआ बूढ़ा मर गया। लेकिन जब मोहित उन्हें डॉक्टर पर लेकर गया तो पता चला कि ये लकवे का अटैक हुआ है और दाई तरफ का आधा शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका था। वो बिल्कुल चारपाई से लग चुके थे। मोहित तो बहुत परेशान हो गया था। कहने लगा, पिताजी को कौन संभालेगा, मैं तो परेशान होकर रह गया हूँ। सपना कहने लगी, काश के बुढ़ा मर ही जाता। दिन भर दिवाकर जी की चारपाई बाहर पड़ी रहती और वो किसी बेजान मुर्दे की तरह लेटे रहते, बस आंखें चलती थीं या उल्टा हाथ और पैर थोड़ा सा हरकत करता था।
मक्खियाँ उनके मुंह पर बैठती थीं, कभी हाथ पर तंग करतीं और उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उन्हें हटा सके। इतनी बेबसी का तो उन्हें उन्हें सोचा भी नहीं था, जितना बेबस वो इस चारपाई पर लेटे महसूस कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें फीका सूप बनाकर दिया जाए, जो मोहित उन्हें सुबह सवेरे खिलाकर जाता था, और फिर रात को मोहित के आने पर ही उन्हें कुछ खाना मिलता था। पूरा दिन उनकी बहू उनसे कुछ नहीं पूछती थी, पानी तक नहीं देती थी, क्योंकि वो बिस्तर गंदा कर देते थे, और जब मोहित घर आता तो बदबू के कारण उसका दिमाग खराब होने लगता। उसकी पत्नी कहती, मैं तुम्हारे बूढ़े बाप का गंद साफ नहीं कर सकती। घर आकर मोहित को ही चारपाई धोनी पड़ती। अब तो उसने बिस्तर बिछाना भी छोड़ दिया था। गर्मी और धूप में वो पसीने से भीगे लेटे रहते, खाली आंखों से इधर उधर देखते रहते। एक बार उनकी बहू की कोई सहेली उससे मिलने आई थी। तरह तरह के खाने सपना ने बनाकर रखे थे, वो सब लोग खा रहे थे। जब बड़ी मुश्किल से दिवाकर जी ने आवाज़ दी, बहू मुझे पानी पिला दो, लेकिन उसने तो कान तक नहीं धरे थे और बीच में उनका पेशाब भी निकल गया। चारपाई के नीचे गंद पड़ा हुआ था। ये देखकर उसकी सारी सहेलियां घिन खाती हुई सपना के घर से जा चुकी थी। ये देखकर सपना को बहुत गुस्सा आया। उसने डंडा पकड़कर दिवाकर जी को मारना शुरू कर दिया। जानती थी कि वो कुछ कर नहीं सकते, उनके मुंह से तो आवाज़ भी टूट टूट कर निकलती थी। वो बेचारे मार को सहने पर मजबूर था। कहने लगी, बुढ़े तुम्हारे कारण मेरी अपनी सहेलियों के सामने बेइज्जती हो गई। जब रात को मोहित आया तो बाप को रोता देखकर कारण पूछने लगा, तो सपना कहने लगी कि ऐसा करो, अपने पिता को बाहर फेंक दो, मैं इस बुढ़े को नहीं संभाल सकती, इसकी कोई व्यवस्था करो। वो कहने लगा, मैं क्या व्यवस्था करूं, मेरे अपना दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं इन्हें कैसे देखूं। एक तो मैं थक कर दुकान से वापस आता हूं, फिर इनकी गंद मुझे साफ करनी पड़ती है। वो कहने लगी, तो निकालो इनकी चारपाई बाहर, इन्हें गली में फेंक दो। पता नहीं क्यों ये जिंदा है, मर क्यों नहीं जाता बुढ़ा। ये कहना था कि मोहित अपनी पत्नी से कहने लगा, ये घर और सब कुछ मेरे पिता के नाम है। देखो, मैं तब तक इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ना हो जाए, और ये तभी हो सकता है जब पिताजी मर जाएं। दिवाकर जी अपने बेटे का स्वार्थ देख रहे थे। ये तो सुना था कि बहुएं परवाह नहीं करती, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेटे भी बदल जाते हैं। बेटे का रंग देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेटा बाप को इसलिए रखने पर मजबूर था क्योंकि घर बाप के नाम है। फिर सपना ने एक और उपाय बताया। कहने लगी कि इनसे ज़बरदस्ती पेपर्स पर अंगूठा लगवा लो और इस बुढ़े को यहाँ से चलता करो। ये सब मोहित ने नहीं सोचा था। कहने लगा, अभी नहीं कर सकता, कुछ टाइम रुक जाओ, वरना लोगों को शक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार मेरे पिता के साथ अच्छा नहीं है और लोग कहेंगे कि एकदम से बेटे के नाम प्रॉपर्टी क्यों कर दी। वो कहने लगी, जिसने जो सोचना है सोचता रहे, तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं वकील से बात करता हूँ कि वो पेपर्स तैयार करे, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे पिता को संभालना पड़ेगा, क्योंकि वकील खुद आएगा और पिताजी की कंडीशन देखेगा। कहने लगी, अच्छा ठीक है, संभाल लूँगी। जिस दिन वकील ने आना था उस दिन सपना ने अपने ससुर के लिए नए कपड़े निकाले और मोहित से कहने लगी, अपने पिता को नए साफ सुथरे कपड़े पहना दो। उस दिन डायपर भी पहना दिया ताकि चारपाई पर बदबू ना हो। फिर चारपाई को भी अच्छे तरीके से धोया, साफ सुथरा बिस्तर बिछा के दिवाकर जी को वहाँ लिटा दिया। जैसे ही वकील आया तो वकील के लिए चाय का अच्छा खासा प्रबंध किया गया। फिर वकील ने जब दिवाकर जी से पूछा कि क्या आप अपने बेटे के नाम घर करना चाहते हैं, तो दिवाकर जी ने नहीं में सिर हिला दिया। ये देखकर मोहित को बहुत गुस्सा आया था। उसे पिताजी से ये उम्मीद नहीं थी। 3 बार वकील ने पूछा और दिवाकर जी ने नहीं में सिर हिला दिया, साथ में आंसू बहा के रोने लगा। ये देखकर वकील के माथे पर बल पड़े। कहने लगा कि तुम ज़बरदस्ती ये घर अपने बाप से छीनना चाहते हो। देखो, इस तरह से ये घर तुम्हारे नाम नहीं होगा। जैसे ही वकील उठकर गया, मोहित और सपना को बहुत गुस्सा आया। सपना कहने लगी, तुम अपने बाप की हरकत देख रहे हो। तुम दुकान से आकर इस बुढ़े की गंदगी साफ करते हो, चारपाइयाँ धोते हो, और मैं पूरा दिन इसको खाना खिला खिलाकर थक जाती हूँ, और अभी भी ये घर हमारे नाम करने को तैयार नहीं है। वकील के सामने तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं रखी। मोहित कहने लगा कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें खाना देने की, इनके साथ जो होता है होने दो। सपना कहने लगी, ये अच्छी बात है, भगवान करिए बुढ़ा मर जाए। मोहित कहने लगा, जिस तरह से वकील मुंह बना कर गया है, अब अगर ये मर गए तो समझो कि ये घर हमारे हाथ से गया। इसलिए जब तक वकील को मैं अपने हाथ में ना मिला लूँ, इन्हें हम फेंक नहीं सकते। और हाँ, मैंने गुस्से में कहा था कि कुछ खाने को ना देना, इन्हें इतना दो कि बस अभी मरे ना, जिंदा रहें, जब तक ये घर हमारे नाम नहीं हो जाता। बेटे और बहू का स्वार्थ देखकर दिवाकर जी का तो जी चाहा कि वो अभी मर जाए, क्योंकि वो अपनी वसीयत पहले लिख चुके थे कि जब तक वो खुद से ना कहें घर बेटे के नाम नहीं होगा। और अगर वकील के सामने वो इनकार कर दें और मर जाएं तो उनका घर चैरिटी के रूप में किसी को भी दे दिया जाए। ये सुनकर सपना परेशान हो गई थी। वो चाहती थी कि इस बुढ़े से जान छूटे, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। मोहित ने बहुत कोशिश की कि वकील को रिश्वत देकर ये मामला रफा दफा करवा सके,
लेकिन वकील भी अपने नाम का एक था। कहता था जब तक कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे पिता के साथ अच्छा ना हो जाए और वह खुद अपने मुंह से इस बात के लिए ना कहें कि वो ये घर तुम्हारे नाम करना चाहते हैं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मायूस होकर मोहित घर आ गया। सपना कहने लगी, क्या कहता है वकील? वो कहने लगा, वो नहीं मानता। कहता है जब तक तुम्हारा बाप अपनी इच्छा से तुम्हारे हवाले ये सब कुछ नहीं करेगा, वो भी ये घर मेरे नाम नहीं करेगा। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। काश के पिताजी को अटैक ना आता, कम से कम पिताजी की तबीयत ठीक रहती तो अपना बोझ तो खुद उठा सकते। इस चीज़ की जिम्मेदार तो उसकी पत्नी थी, जिसने उन्हें तेज़ नमक मिर्च का खाना खिलाया ताकि बीपी शूट कर जाए और उस ससुर को हार्ट अटैक हो जाए और वो मर जाए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और अब दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए थे कि क्या करें और क्या ना करें। एक बार मोहित ने दिवाकर जी से कहा कि पिताजी, वकील के सामने ड्रामेबाजी मत करो और ये घर मेरे नाम कर दो। लेकिन वो नहीं में सिर हिलाने लगे। सपना कहने लगी, ऐसा करो, अपने बाप को डंडे से मारो ताकि ये हमारी बात मान जाए और ये घर तुम्हारे नाम कर दे। पहले तो मोहित सोच में पड़ गया, लेकिन फिर खुद से ही डंडा उठाकर अपने पिता को मारने लगा। वो बेचारे तो चिल्ला भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी आवाज़ गुम हो चुकी थी। मोहित ने कहा, बता बुढ़े, क्या तू वकील के सामने इनकार करेगा? वो बेचारे हाथ जोड़ने लगे, इशारे से कहने लगे कि मुझे मत मारो। लेकिन मोहित ने तब तक उन्हें मारा जब तक कि उन्होंने वकील के सामने हाँ करने का इशारा नहीं कर दिया था। फिर उसने वकील से कहा कि उसके पिताजी इस बात पर मान गए हैं। वकील कहने लगा, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा। कुछ दिन में मोहित ने अपने पिता को कहा कि इस बार अगर तुमने इनकार किया तो यह घर मेरे नाम पर हो ना, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वैसे ही बेटे का ये रंग देखकर दिवाकर जी को दुख और अफसोस हो रहा था। कुछ दिन बाद जब वकील आया तो दिवाकर जी ने हाँ में सिर हिला दिया। घर बेटे का नाम हो चुका था। मोहित बहुत खुश था और सपना उससे ज़्यादा खुश थी। दिवाकर जी जानते थे कि अब इस घर का आखिरी सहारा भी उनके हाथ से चला जाएगा, लेकिन रोज़ रोज़ बेटे की और बहू की मार नहीं खा सकते थे। घर बेटे के नाम क्या हुआ, बेटे के तेवर बदल गए। उसने चारपाई उठाई और बाप को घर के बाहर रात के अंधेरे में डाल दिया। उस समय वहाँ पर कुछ आवारा लड़के बैठे हुए थे। मोहित उनसे कहने लगा कि इस बुढ़े की चारपाई घसीट कर कहीं दूर फेंक दो, मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा। उन लोगों ने ऐसा ही किया था। चारपाई घसीट कर गली से बाहर ले जाकर कहीं फेंक आए। उसने उन आवारा लड़कों को पैसे दिए और जान छुड़ाकर खुद को आज़ाद समझने लगा। समय गुजरने लगा था। उसे एक बार भी अपने पिता की याद नहीं आई। समय गुजरने के साथ साथ मोहित का बुरा समय शुरू हो चुका था। सपना ने घर में नया पेंट करवाया, अपने कमरे को नए फर्नीचर से सेट किया। पूरे घर का नक्शा बदल चुकी थी। अब तो उसके मायके वाले रोज़ आने लगे। मोहित को कभी बाजार से कुछ खाने के लिए लाने को कहती तो कभी कुछ कहती। वो बाजार से खाने ला के तंग आ चुका था और ससुराल वालों की सेवा करके भी तंग आ चुका था। इतने तो उसने अपने पिता के नखरे नहीं उठाए थे जितने अब अपनी सास और ससुर के उठा रहा था। एक बार सपना की तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर पास गई तो पता चला उसका बीपी शूट कर गया है। इतने ज़्यादा शूट कर गया कि वो लकवे का अटैक उस पर भी हो चुका था। अब तो बिस्तर से उठना भी कठिन था। अब उसे दिवाकर जी की परेशानी का एहसास हुआ था कि उसका ससुर किस दुख से गुजरा था। और फिर उसे अपना व्यवहार भी याद आने लगा कि उसने अपने ससुर के साथ क्या क्या किया था। वह आंसू बहाती रहती थी और मोहित उसे मुंह बनाकर देखने लगा था। जब पहली बार उसका बिस्तर गीला हुआ तो उसे पता चला कि कितनी उलझन होती है, कितना बुरा लगता है जब इंसान खुद चल के वॉशरूम ना जा सके। मोहित ने उसे बुरा सा मुँह बनाकर देखा था। कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस तरह के काम नहीं कर सकता। ऐसा करो, अपनी माँ को या बहन को बुला लो। लेकिन माँ बहन ने भी आने से मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते। उसे याद आने लगा कि किस तरह से अपनी माँ की बातों में आकर उसने अपने ससुर के साथ बुरा व्यवहार किया था। उसे ये नहीं पता था कि खुद भी लकवे की रोगी हो जाएगी। एक बार अटक अटक कर कहने लगी कि मोहित, अपने पिताजी को ढूंढो, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। मोहित ने अपने पिता की तरह उसकी चारपाई बरामदे में रख कर उसे लिटा दिया था, क्योंकि बार बार कमरे में जाकर वो उसकी सेवा नहीं कर सकता था। मक्खियाँ उसके शरीर पर बैठ रही थीं और वो इन्हें उड़ा भी नहीं पा रही थी। रो रही थी कि एक बार ससुर से माफ़ी मांग ले, हो सकता है कि उसका दुख कुछ कम हो जाए। और फिर सपना के कहने पर मोहित उन्हीं आवारा लड़कों से कहने लगा कि बाप की चारपाई उन्होंने कहाँ फेंकी थी। वो कहने लगे, हमें तो कुछ याद नहीं, हम तो नशे में थे, इसलिए बुड्ढे की चारपाई से हमने बड़े खेल खेले। वो तो बेचारा चारपाई से पता नहीं कहाँ गिर गया था, शायद किसी नाले में गिर गया था, हमें नहीं पता। ये सुनकर मोहित को पहली बार दुख हुआ था। पता नहीं उसका पिता कहाँ था और कहाँ नहीं। उसने बहुत ढूंढा, तभी उसे एक आदमी भी दिखाई दिया जो उसके पिता का जानने वाला था, लेकिन मोहित को बड़ी नफरत से देख रहा था। कहने लगा, तुम दिवाकर जी के बेटे हो ना? तो वो कहने लगा, हाँ, आपने क्या मेरे पिता को देखा है? कहने लगा, वो तो मर गया था और गली के नुक्कड़ पर उसकी लाश पड़ी थी। हम सब दोस्तों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि गली के आवारा लड़कों ने बताया था कि तुमने अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया
और ऐसी संतान को तो पिता की चिता को अग्नि देने का भी अधिकार नहीं होनी चाहिए। मोहित रोने लगा। अपनी पत्नी के कहने पर उसने क्या कुछ ने किया था और आज वही पत्नी ससुर से माफ़ी मांगने का कह रही थी, जिसने उसके पिता को इस हाल तक पहुंचा दिया। काश कि वो अपनी पत्नी की बात ना मानता, बल्कि उसे समझाता कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है। उसे तो अपने ससुर की सेवा करनी चाहिए, और अगर पत्नी सेवा नहीं भी कर रही थी तो मोहित खुद सेवा कर लेता, क्या फ़र्क पड़ता है। पिता की सेवा करना तो मोहित का कर्तव्य था, लेकिन पत्नी की बातों में आकर उसने बहुत बड़ा पाप किया था। अब फूट फूट कर अपने पिता की फ़ोटो के आगे रो रहा था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। लेकिन अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था। जब वापस आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और इस सब की जिम्मेदार वो है, तो वो भी आंसू बहाने लगी। इस बीमारी में उसने 10 साल और गुजारे थे। मोहित दूसरी शादी कर चुका था। मोहित को दूसरी पत्नी के साथ वो हंसते बोलते बातें करते देखती। उसके बच्चे बाहर बिछी चारपाई पर लेटी सपना को तंग करते, थप्पड़ मारते और कभी डंडे मारते, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। 10 साल इसी पीड़ा में गुजार कर वो मरी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भी उसी पीड़ा से गुजरेगी जिसमें उसके ससुर का देहांत हुआ था। काश कि हम किसी को दुख देने से पहले ये सोच लें कि ऐसा समय हम पर भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।